बच्चों नमस्कार, मैं सुशील पाठक। बच्चों आज फिर मैं आपके सामने विज्ञान विषय लेकर उपस्थित हूँ। ठीक बच्चों, आज हम विज्ञान विषय के पाठ 9 ऊष्मा का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऊष्मा, दूसरा ताप, तीसरा ऊष्मा तथा ताप में अंतर, तीसरा ऊष्मा प्रवाह, ठीक, और पांचवा है हमारा ऊष्मा प्रवाह की विधि। ऊष्मा प्रवाह की विधियाँ। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ आती है ऊष्मा क्या है। आप देखिए, हमने देखा है अक्सर कि ऊष्मा जो है, जैसे हम कुछ चीज़ों को छूते हैं, कुछ वस्तुओं को छूते हैं, तो कुछ वस्तुएं तो हमें अत्यधिक गर्म महसूस होती हैं और कुछ वस्तुएं हमें जो है अत्यधिक ठंडी महसूस होती हैं। यानी कि कुछ वस्तुएं ठंडी और कुछ वस्तुएं गर्म महसूस होती हैं। क्यों होती हैं भैया ऐसा? जिसमें ऊष्मा की, जब ऊष्मा का संचार होता है किसी वस्तु को, जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसमें जो है वो गर्म हो जाती है, और जब हम किसी से ऊष्मा निकाल लेते हैं, ऊष्मा की मात्रा कम कर देते हैं, तो वो वस्तु हमारी ठंडी हो जाती है। ठीक है नहीं? तो ऊष्मा जो है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, और उससे जो है हम वस्तु को ठंडा या गर्म महसूस कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु में ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है तो गर्म महसूस होती है, और यदि ठंडी हो जाती है तो उसमें जो ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है तो वो हमारी कैसी होती है? वो हमें ठंडी महसूस होती है। अर्थात जब हम वस्तु किसी को ऊष्मा देते हैं तो कुछ देर बाद हमें वो गर्म महसूस होने लगती है, कुछ देर बाद हमें वो गर्म महसूस होने लगती है, था गर्माहट का मैं होता है। और जब किसी को ऊष्मा ले लेते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं तो वो हमें ठंडेपन की महसूस करा। अर्थात वह क्या वह इसके ताप, वो क्या होता है? वो उसका ताप होता है। यानी कि जिस पर हमें गर्म महसूस होने लगी, हमने वो पाठ्यांक नाप लिया तो उसे क्या बोलेंगे? हम ताप बोलेंगे। और जब हमने ऊष्मा ले ली तो हम वो ठंडी महसूस होने लगी तो हमने वो ताप मान लिया, तो वो क्या कहलाए? वो उस समय का पाठ्यांक वो ताप कहलाएगा। अर्थात ऊष्मा जो है किसी वस्तु को, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा जो है किसी वस्तु को ठंडा या गर्म करती है, ठंडा या गर्म करने का कार्य करती है। और उसके पाठ्यांक को मापने के लिए क्या होता है? उसके पाठ्यांक को मापने के लिए क्या कहते हैं? वो कहलाता है हमारा ताप। अर्थात हमने देखा कि बहुत समय प्राचीन काल में जो होता था, प्राचीन काल में कुछ वस्तुएं बहुत गर्म महसूस होती थी, जो गर्म महसूस होती थी उनके ऊष्मा निकल जाने पर वो क्या हो? वो ठंडी हो जाती थी, वो ठंडी हो जाती। परंतु प्रयोग द्वारा बाद में देखा गया कि ऐसी वस्तुएं जिनमें ताप समान रहता है, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें ताप समान रहता है। ठीक है नहीं? ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं। उसके बाद क्या होता है? देखिए, अब आता है हमारा, इसके लिए मापने के लिए क्या हुआ? मापने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था, जिसे हम कैलोरिक सिद्धांत कहते हैं। उसमें कैलोरी के द्वारा हम जो ऊष्मा का मापन किया जाता था। एक बार जो है बेंजामिन थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? एक टुकड़ा लिया। एक टुकड़ा लेने के बाद, एक धातु का टुकड़ा लिया, लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, धातु ले, उन्होंने क्या उसमें छेद किया। वो टुकड़ा था लगभग 12 किलोग्राम का, और उन्होंने क्या किया? उसमें जो है छेद किया। तो छेद करने के बाद उन्होंने देखा कि उसमें जो है जो ऊर्जा जो खर्च हुई, हमारी जो ऊर्जा जो खर्च हुई, वो ऊर्जा जो खर्च होती है वो उसमें क्या कहते? वो उसमें कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। वो यांत्रिक ऊर्जा काय में परिवर्तित हो गई? काय में परिवर्तित हो? वो हो गई ऊष्मा में परिवर्तित। वो काय में परिवर्तित हो गई? ऊष्मा में परिवर्तित हो गई। और ऊर्जा तो थी, अब वो ताप जो किया उन्होंने देखा है उसमें छेद किया, तो छेद करने के बाद ऊर्जा तो जो खर्च हुई उसमें, परंतु उनमें ये देखा कि 12 किलोग्राम, जो 12 किलोग्राम जल था उसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया।
ठीक है। तो उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा खर्च हुई वो हमारी यांत्रिक ऊर्जा कायम परिवर्तित हो गई ऊष्मा में। अर्थात हम देखें कि जो यांत्रिक ऊर्जा खर्च है वो ऊर्जा भी हमारी काय में परिवर्तित हो जाती है, वो भी हमारी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात छेद करने पर जो एक तरह से हम अगर डेफिनेशन के तौर पर कहें तो हम कह सकते हैं कि छेद करने पर अर्थात कार्य करने पर जो भी हमारी यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है वो भी बाद में ऊष्मा के रूप में बदल जाती है, वो भी उस समय क्या, वो भी ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। ठीक। और आपके एक फॉर एग्जाम्पल होता है, जैसा हमने देखा हम लोग साइकिल चलाते हैं और हम साइकिल का जो रिम होता है उसे हम अपने हाथ लगा के उंगली लगा कर रोकें तो हम कुछ देर बाद देखेंगे कि हमारी उंगली कैसी है, हमारी उंगली गर्म महसूस होने लगेगी। हमारी उंगली कैसी महसूस होने लगेगी, गर्म महसूस होने लगेगी। अर्थात या हम मान लीजिए मोम डाल दें तो हम देखते हैं कुछ देर बाद मोम पिघल जाएगा। यदि हम मोम से उस चीज़ को रोकें, मोम लगाई तो देखेंगे मोम पिघल जाए। क्यों? क्योंकि उसमें जब वो गर्म होती है तो उसमें ऊष्मा का विस्तार होता है और हमारी उंगली जो है उसमें रगड़ से, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा तो था, प्राचीन काल में जो आदि मानव हुआ करते थे वो पत्थर से पत्थर को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते थे, पत्थर से पत्थर को रगड़कर अग्नि उत्पन्न करते थे। आपने देखा होगा, आपने सामाजिक विषय में पढ़ा होगा कि आदि मानव थे वो पत्थर से पत्थर को रगड़कर चिंगारी यानी कि आग उत्पन्न करते थे। उसी प्रकार जब हमने रिम पर उंगली लगाई तो हमने देखा जो उससे हमारी उंगली में क्या गर्माहट महसूस होने लगी। इससे हमने ये सीखा कि यांत्रिक ऊर्जा भी उसे हमने रोकने के लिए ऊर्जा खर्च की, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा हमने जो खर्च की वो यांत्रिक ऊर्जा भी हमारी काय में परिवर्तित हो गई, वो भी हमारी ऊष्मा में परिवर्तित हो गई। अर्थात यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर सही तौर पे देखें तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि किसी वस्तु के ठंडेपन यानी कि गर्माहट और ठंडेपन यानी गर्मपन और ठंडेपन के लिए अनुभव की जाती है। कहने मतलब ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो ऊष्मा है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि किसी वस्तु के गर्म होने की और ठंडे होने की हमको गर्म होने की और ठंडे होने का अनुभव कराती है। अर्थात ऊष्मा जो है यदि किसी वस्तु से कम मात्रा हो तो ठंडी हो जाएगी और ज़्यादा मात्रा हो जाएगी तो क्या होगी, गर्म हो जाएगी। अर्थात तभी तो हम पता लगा सकते हैं चूँकि कि ये वस्तु गर्म है या वस्तु ठंडी है। तो ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु का हमें गर्मपन या ठंडेपन का एहसास कराती है, इनका अनुभव कराती है। इसका मात्रक जो है यदि हम देखें तो इसका मात्रक एसआई प्रणाली में, इसका जो मात्रक है ऊष्मा का वो एसआई प्रणाली में तो होता है हमारा जूल। एसआई प्रणाली में क्या होता है, जूल। और सीजीएस प्रणाली में होता है हमारा, सीजीएस प्रणाली में होता है कैलोरी। यानी कि एसआई प्रणाली में क्या होता है, जूल, और सीजीएस प्रणाली में क्या होता है हमारा, कैलोरी। एक कैलोरी यदि हम जूल को कैलोरी में बदलें तो हमारा एक कैलोरी के बराबर होता है 4.18 जूल। क्या होता है, 4.18 जूल। यानी कि एक कैलोरी बराबर यदि कहीं आ जाए कि भाई ये बताइए एक कैलोरी को जूल में, तो एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल। कोई वह कि 10 कैलोरी को जूल में बदलिए तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। हम जो उस 10 को गुणा कर देंगे 4.18 जूल, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या है, वो हमारा आंसर जूल में आ जाएगा। अर्थात एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। ठीक है नहीं। तो ये जो चीज़ है अगर और भी इसका अनुभव और भी करना है, इसके लिए अगर एक उदाहरण देखें, हमने क्या किया, हमने ABC 3 वस्तुएं ले ली। हमने क्या किया, ABC 3 वस्तुएं ले ली। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने ABC 3 वस्तु ले ली। अब देखा सबसे गर्म ये है, उससे गर्म ये, उससे ठंडी ये हो गई और सबसे ठंडी ये हो गई। तो हमने क्या किया, हमने A और B को लिया, दोनों में हाथ डाला तो हमने देखा A ज़्यादा गर्म है, B उससे ठंडी है। फिर हमने क्या किया, B और C में हाथ डाला दोनों में, तो हमने देखा B गर्म है और C ठंडी है। अर्थात ताप जो है किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। अगर ऊष्मीय अवस्था को प्रदर्शित, अर्थात एक तरह से जो ताप है वो किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है, ना कि ऊष्मा। ताप है वो किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था है, ना कि ऊष्मा। कहना मतलब है कि कोई वस्तु जो है, ताप जो है किसी वस्तु ऊष्मा का ठीक ठीक एहसास कराता है।
कहने मतलब जो ताप है, अगर हम नापें, हमने किसी वस्तु को ऊष्मा दी तो हमें क्या पता अभी कितना ताप है इसका, कितना गर्म होगी, कितनी ऊष्मा है, तो हम उसको ताप नाप लें कि यार भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में नाप लिए, फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हमें पता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने इसे 5 जूल ऊष्मा दे दी, 5 जूल ऊष्मा देने पर 10 डिग्री ताप हो गया। तो इसने ये एहसास करा दिया 10 डिग्री ताप ने कि इस वस्तु को 5 जूल ऊर्जा दी गई, 5 जूल ऊष्मा दी गई। क्या एहसास करा दिया ताप ने कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पता चली कि हमने इस वस्तु को 5 जूल ऊष्मा दे दी, अर्थात इससे हमें ये पता चला कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 5 जूल ऊष्मा हमें इस वस्तु को दी गई, हमें ये पता लग गया। इसी प्रकार प्रत्येक ताप जो है वो ऊष्मीय अवस्था, अर्थात वो हमें ऊष्मा होने का ठीक ठीक ज्ञान कराती है। ठीक है, आगे देखिए अब हमने क्या किया, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए क्या होता है, अब एक चीज़ आती है हमारी इसमें तापीय साम्यावस्था। तो ताप के लिए मैंने आपको ऊष्मा दोनों परिभाषा हो गई यहाँ पर कि एक बार फिर भी कि ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा या ऊष्मा वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का एहसास कराती है। और ताप जो है वो एक ऊष्मीय अवस्था है, एक ऊष्मीय अवस्था है जो हमें ऊष्मा का ठीक ठीक ज्ञान कराती है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा तापीय साम्यावस्था। क्या आता है हमारा, तापीय साम्यावस्था। देखिए तापीय साम्यावस्था क्या है, हमने ए और बी दोनों वस्तु ले ली, इसका तो ताप है मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका ताप है मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने क्या किया, हमने ए और बी दोनों वस्तुओं को मिलाकर एक साथ रख दिया, दोनों को मिलाकर एक साथ रख दिया। अब ऊष्मा का जो प्रभाव होता है आप देखेंगे कि हमने भाई हमने एक टैंक बना दिया, उसके दो हमने पार्ट कर दिए, दो भाग कर दिए। हमने क्या किया, एक भाग तो टैंक में पूरा भर दिया और एक भाग हमने आगा भर दिया। यदि हम उस टैंक को दोनों को मिला दें और पानी खोल दें तो क्या होगा, जिधर ज़्यादा है उधर से कम, जिधर कम पानी उधर की ओर पानी बहेगा और कहाँ पर रुक जाएगा, जब दोनों हिस्सों में दोनों भागों में बराबर हो जाएगा तो पानी का जो आदान प्रदान रुक जाएगा। उसी प्रकार एक वस्तु का ताप तो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वस्तु क्या ताप है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने जो है इन दोनों को वस्तुओं को मिला के रख दिया, अर्थात ताप जो है ऊष्मा जो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ज़्यादा, अर्थात गर्म वस्तु से ठंडी वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है। हमने दोनों को मिला के रख दिया। अब जो है ये यहाँ से जो है ऊष्मा जो इस ए से बी में संचारित होने लगी, यानी कि बी में जाने लगेगी और ये प्रवाह जब तक ये आदान प्रदान जो है, क्योंकि ये ए वस्तु है इससे ठंडी ऊष्मा लेगी और ए जो है इसे गर्म ऊष्मा देगी, अर्थात जो है इन दोनों वस्तु में ऊष्मा का आदान प्रदान जब हमने मिला कर रख दिया तो ऊष्मा का आदान प्रदान जब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप एक समान न हो जाए। और वह अवस्था जिस पर दोनों वस्तुओं का ताप एक समान हो जाएगा क्या कहलाएगा, तापीय साम्यावस्था कहलाती है। अब एक समान मतलब ये नहीं है कि इसका 40 हो जाएगा इसका 100, नहीं, इसने इसे ताप दिया तो दोनों का 60 डिग्री बराबर हो सकता है, 50 पे भी बराबर हो सकता है, क्योंकि वो दोनों के गर्म ताप के ऊपर है कि किस वस्तु को कितने ऊष्मा की आवश्यकता है। तो तापीय साम्यावस्था वह अवस्था होती है जब दो वस्तु एक ठंडी और गर्म वस्तु को आपस में रखते हैं तो ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु ठंडी वस्तु की ओर होता है और ये आदान प्रदान जब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप एक समान न हो जाए। तो वह अवस्था जिस पर दोनों वस्तु ताप एक समान हो जाए तापीय साम्यावस्था कहलाती है। ठीक, अब देखिए ऊर्जा, अब आता है ऊष्मा ताप में अंतर। ऊष्मा और ताप में अंतर क्या है, देखिए अगर हम देखें तो ऊष्मा और ताप वैसे एक दूसरे के समान दिख पड़ते हैं, मगर अगर सही रूप से देखें तो दोनों जो हैं एक दूसरों से काफ़ी भिन्न है, अर्थात दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे कि यदि मान लीजिए हमने दो वस्तु ए और बी ले ली, दो भिन्न वस्तु ले ली, इसे भी हमने ऊष्मा दी और इसे भी ऊष्मा दी, तो ये जरूरी नहीं कि हमने इसे ऊष्मा दी तो दोनों का ताप टेम्परेचर भी समान होगा, अर्थात दोनों वस्तु जो हमने ऊष्मा दी तो दोनों वस्तुओं के ताप कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मान लीजिए हमने 5 जूल ऊष्मा दे दी इसे और हमने मान लीजिए और 5 ही जूल दे दी इसे, हमने क्या करा 5 जूल दे दी इसे और 5 जूल दे दी हमने इसे, दोनों को ऊष्मा हमने समान दी, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दोनों का टेम्परेचर भी समान होगा, अर्थात हमने दो वस्तुओं को समान ऊष्मा दी तो समान ऊष्मा देने पर दो वस्तुओं के ताप कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद क्या देखिए, यदि हमने जो है ऊष्मा जो है किसी भी प्रकार की ऊष्मा है वो ऊर्जा में बदल जाती है, परंतु ताप जो है वो ऊर्जा में नहीं बदलता। ताप क्या है, ताप तो केवल ऊर्जा का, ऊष्मा का मापन है, अर्थात ऊष्मा जो है वो ऊर्जा में बदल जाती है
ऊष्मा जो है वो ऊर्जा में बदल जाती है, परंतु भैया ताप जो है वो ताप केवल ऊष्मा का ऊर्जा का मापन है। ठीक है, उसके बाद देखिए था ऊष्मा जो है ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है, जबकि ताप को नहीं बदला जा सकता। अर्थात ऊष्मा को क्या होता है, ऊष्मा को कार्य में बदला जाता है जबकि ताप को नहीं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो ताप में और ऊष्मा में काफ़ी अंतर है। ठीक, अब कहीं पे ताप का मापन है। अब हम ताप का मापन कैसे कर सकते? ताप का मापन जो होता है वो हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, अलग अलग यंत्र है। जैसे एक फॉरन एग्जाम्पल बता दूँ, जैसे एक थर्मामीटर होता है, हमारे शरीर का ताप है। जब हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है, जब हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है तो हम कहते हैं साहब हमें बुखार आ गया, और जब ठंड में से ताप घट जाता है तो हमें क्या होता है, हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। अर्थात तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जो है हमारे शरीर का ताप नापने के लिए क्या करता है भैया, ताप जो मापता है वो थर्मामीटर से मापता है। कहाँ से मापता है भैया, थर्मामीटर से। तो ये क्या, ये ताप मापने का एक यंत्र हो गया। ऐसा नहीं है दवाई हमारे शरीर की बुखार की, ये क्या है, ये थर्मामीटर। इससे पता चल जाता है डॉक्टरों की हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना, ताप कितना है, और उस ताप के अनुसार वो हमें दवाई दे देता है। अर्थात इसे जो ताप मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। तो कई सारे ऐसे यंत्र हैं जिसके द्वारा ताप को मापा जा सकता है। ठीक है, ताप को मापा जा सकता है। जो इसका उच्च बिंदु होता है उसे तो हम क्वथनांक कह देते हैं, और जिसका लोअर बिंदु होता है जहाँ पर ताप मापा जाता है, ऊंचे बिंदु को हम हिमांक, और जो छोटा बिंदु जहाँ पर मतलब ठंडा होता है, ताप सबसे कम होता है, उसे हम हिमांक कहते हैं। और अलग अलग वस्तुओं के अलग हिमांक, अलग क्वथनांक, अलग टेम्परेचर होते हैं। वही चीज़ मैंने आपको बताई। अब उसके बाद क्या आता है, अब देखिए थर्मामीटर मैंने तो थर्मामीटर द्वारा, तो अब थर्मामीटर को प्रयोग करने में हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। आपने देखा डॉक्टर बहुत सावधानी रखता है, उसे झटके भी मारता है। अब आप कहेंगे साहब डॉक्टर झटके क्यों मारता है? झटके इसलिए मारता है जिससे कि उसका अगर टेम्परेचर चढ़ा हुआ तो झटका मारेगा तो उसका जो पारे का ताप है वो नीचे आ जाए। इसलिए डॉक्टर उसे क्या नाम है, झटके मारकर उसे जो टेम्परेचर उसे बिल्कुल जीरो करता है, उसको बिल्कुल जीरो करता है, जिसके द्वारा टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है नहीं। अब आता है ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह क्या चीज़ है, अर्थात ऊष्मा का प्रवाह क्या, संचरण है क्या? आपने देखा होगा कि यदि हम एक लोहे की रॉड ले लें, आपने देखा है कि यदि हम लोहे की एक रॉड ले लें और एक रॉड को हमने क्या किया, मान लीजिए रॉड ले ली हमने, ठीक, इस रॉड को हमने क्या किया, इसका एक सिरा गर्म कर दिया, इस वाले सिरे को मान लो हमने एक आग द्वारा इसे गर्म कर दिया। अब यहाँ जब गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कुछ देर बाद इसका दूसरा सिरा भी हमें गर्म महसूस होने लगेगा, इसके बाद इसका दूसरा सिरा भी गर्म महसूस होने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इसमें जैसे ही इस सिरे को गर्म करते हैं एक कण अपनी ऊष्मा दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इस तरह से मान ली सपोज करिए ये कण हो गए। अब इसने क्या, ये गर्म हुआ, ये कण, इसने अपनी ऊर्जा इसे दे दी, इसे दे दी, इसे दे दी, इस तरह से एक सिरे से कण बाई कण, एक कण से दूसरे कण होते हुए दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, और हम एक सिरे को गर्म करते हैं और हमें दूसरा सिरा जो है हमें गर्म महसूस होने लगता है। इसलिए क्योंकि जो ऊष्मा का संचरण होता है वो कण बाई एक कण से दूसरे कण के द्वारा होता है। ये कहलाता है ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा प्रवाह की अलग अलग विधियाँ भी हैं, ठीक है नहीं। तो ऊष्मा का प्रवाह जो है वो भैया कैसे, किस पर हमने बता दिया कि हमने एक रॉड ले ली लोहे की, हमने उसे गर्म किया, और गर्म करने के बाद हमने देखा कि जो है कुछ देर बाद देंगे एक सिरे को गर्म कर लिया और हमने देखा कि दूसरा सिरा जो होगा उसका गर्म हो जाए। क्यों हो गया? क्योंकि एक कण दूसरे कण को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से ऊष्मा का प्रवाह, अर्थात एक कण के द्वारा दूसरे द्वारा कणों के माध्यम से जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसे हम जो है ऊष्मा का प्रवाह क्या कहते हैं, इसे हम ऊष्मा का प्रवाह कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जो ऊष्मा प्रवाह की विधियां फटाफट देख लीजिए। 3 विधियां हैं भैया। नंबर 1 है हमारी चालन। नंबर 1 कौन सी है हमारी? चालन। नंबर 2 है हमारी शवन, और नंबर 3 है हमारी विकिरण। ठीक, अब देखिए सबसे पहले विधि आती है चालन विधि। चालन विधि क्या है? चालन विधि मैंने आपको भी बताई थी। चालन विधि जो मैंने आपको भी रॉड वाला जो उदाहरण दिया था वो चालन विधि है। जो मैंने रॉड वाला आपको उदाहरण दिया था वो क्या है? वो चालन विधि है। अर्थात एक फॉरन एग्जाम्पल आपको बता दूं कि एक बच्चा क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक, हमने क्या किया, हमने एक कॉपी ली, एक छात्र को दी, आगे वाले को दे दी, ठीक, उसने पीछे वालों को दे दी, पीछे वाले ने उसे दे दी। मान लीजिए हमारी एक लाइन में 10 छात्र बैठे हुए हैं, अब हमें 8वें छात्र को वो कॉपी पहुंचानी है। तो हमने क्या किया, हमने आगे वाले को कॉपी दे दी,
उसने लिया अपने पीछे वाले को, उसने पीछे वाले को, उसने पीछे वाले को, पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, इस तरह से करते करते किताब कहाँ पहुँच गई? 8वें वाले छात्र पर, जो 8 नंबर पर बैठा उस छात्र को पहुँच गई। उसी प्रकार ऊष्मा का जो चालन विधि से होता है वो इसी प्रकार होता है कि एक कण दूसरे को ऊष्मा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को देता है और उस पूरी वस्तु में ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है। तो वो क्या है? चालन विधि द्वारा होता है। दूसरा होता है सवन। सवन में क्या होता है? हमने उस एक छात्र को किताब दी और वो गया और उसने उठ के जाकर पीछे वाले को किताब दे दी। उसने अपना स्थान छोड़ा, उठा, हमने भी जाओ कॉपी दे के आओ। पहले नंबर वाला उठा और उठ के वहाँ पर जाकर उसे कॉपी दे दी सीधा जाकर। फिर हमने माध्यम नहीं अपनाया, हमने क्या किया? उठा लड़का और पीछे जाकर उसे कॉपी किताब दे आया। वो कौन सी विधि? हमारी सवन विधि। अर्थात हमने फिर माध्यम के कणों को नहीं लिया, फिर जो क्या गया, एक कण गया और वहाँ पर जाकर ऊष्मा ले ली है, ठीक है, उसका स्थान दूसरे ने ले लिया। ठीक, अब उसके बाद क्या था? अब आता है हमारे विकर्ण विधि। अब यहाँ पर विकर्ण विधि क्या है बेटा? सबसे पहले विकर्ण विधि क्या? विकर्ण विधि जो थी इसमें हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सूर्य से प्रकाश आना। आप देखते हैं सूर्य प्रकाश छोड़ता है और सीधे हमारे पास आ जाता है, बीच में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या? विकर्ण। एग्जाम्पल क्या? अगर हमने किताब फेंकी, हमने सीधे 8वें वाले नंबर के लिए किताब फेंक दी और जो उस बच्चे के पास किताब पहुंच गई, वो क्या? वो विकर्ण विधि होगी। अर्थात सीधे सीधे हमें प्राप्त होना, उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वो क्या कहलाती? हमारी विकर्ण विधि कहलाती है। तो ये 3 विधि हैं ऊष्मा की: चालन, सवन और विकर्ण। चालन में माध्यम के कण होते हैं, सवन में क्या था? एक कण गया उठकर दूसरी जगह पहुंच गया, और विकर्ण क्या? विकर्ण में सीधे सीधे हमें वस्तु से ऊर्जा प्राप्त होती, हमें बीच में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है नहीं? तो इसमें जो है हमारी ये सारी विधियाँ हो गई। ठीक, अब इसके बाद जो आता है हमारा विकर्ण है, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, अब इसके बाद एक बहुत अच्छी थोड़ी सी चीज़ और रह गई है, वो और आप समझ लीजिए। इसमें आता है कि ऊष्मा की, यदि हम ये जो ऊष्मा चालन है इसके आधार पर देखें तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ जो है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं: चालक, कुचालक और ऊष्मा रोधी। चालक, कुचालक फटाफट देख लीजिए, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, चालक के पदार्थों के प्रकार। ऊष्मा प्रवाह के आधार पर पदार्थ के प्रकार तुम्हारे कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं हमारे चालक, दूसरे होते हैं कुचालक, और भैया तीसरा होते हैं हमारे ऊष्मा रोधी। चालक, कुचालक और हमारे कौन से होते हैं? और होते हैं हमारे ऊष्मा रोधी। तो आपने देखा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है, इन चालक को हम सुचालक भी कह सकते हैं, चालक या सुचालक। चीज़ ध्यान रखने की है, कहीं कहीं सुचालक आ जाता है तो इसे हम चालक या सुचालक भी कह सकते हैं। ठीक है नहीं? तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो चालन होता है, मतलब जो प्रवाह होता है, वो बहुत आसानी से हो जाता है। वो बहुत आसानी से हो जाता है। वो क्या कहलाता है? वो हमारा वो पदार्थ जो हमारे ऊष्मा के चालक कहलाते हैं या सुचालक कहलाते हैं। जैसा आपने देखा है, अभी हम लाइट के तार चलते हैं, जैसे कॉपर लेते हैं कि एल्युमिनियम लेते हैं, क्योंकि ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन बहुत आसानी से हो जाता है। फॉर बहुत बढ़िया सरल डेफिनेशन, वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे चालक या सुचालक कहलाते हैं। जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है, ऐसी जो धातुएं हैं इनमें हमारा ऊष्मा का चालन बहुत आसानी से हो जाता है। तो ऐसी पदार्थ जो क्या कहलाते हैं? ऊष्मा के चालक कहलाते हैं। अब आता है उसके बाद कुचालक। कुचालक कौन कौन से होते हैं? कुचालक वो पदार्थ की ऊष्मा का प्रवाह तो होता है, परंतु उनमें प्रवाह बहुत धीरे धीरे होता है। कुचालक कौन से पदार्थ होते हैं कि उनमें ऊष्मा का प्रवाह तो होता है, परंतु प्रवाह बहुत धीरे धीरे होता है। जैसे कि मान लीजिए कांच है, ठीक, कांच के बाद हमारा जल है, लकड़ी है, इनमें जो ऊष्मा का प्रवाह कैसे? इसमें ऊष्मा का प्रवाह धीरे, जैसे हम जल को गर्म करते हैं तो जल ऐसा नहीं कि एक साथ गर्म हो जाए, जल क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। तो क्या है? वो ऊष्मा का कुचालक है। ठीक, जल को हम गर्म करते हैं धीरे धीरे, ऐसा नहीं कितनी भी तेज आग जलाओ परंतु एक साथ गर्म नहीं हो सकता, धीरे धीरे गर्म होता है। तो क्या वो कहलाता है? हमारा ऊष्मा का कुचालक।
अब बात आती है ऊष्मा रोधी की कि भाई ऊष्मा रोधी कौन से पदार्थ होते हैं। भैया ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन संभव है ही नहीं, अर्थात जिनमें ऊष्मा का चालन हो ही नहीं सकता। ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का प्रवाह हो ही नहीं सकता, वो हमारे कहलाते हैं ऊष्मा रोधी पदार्थ। जैसे कि मान लीजिए एस्बेस्टोस है हमारा, और हमारा एबोनाइट है। ऐसे कई पदार्थ हैं जिनमें जो ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता ऊष्मा रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है नहीं। अब जैसे मान लो आता है अवस्था परिवर्तन है, द्रव्यमानांक है, क्वथनांक है, कई सारी चीज़ें। अवस्था परिवर्तन ये है कि मान लो कोई वस्तु टेम्परेचर है किसी वस्तु में, तो उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए क्या होता है, कोई वस्तु अगर गर्म है तो ठंडी हुई तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगी। क्वथनांक है किसी वस्तु ठंडी है और ठंडी के बाद हमने उसे ऊष्मा दी, वो गर्म हो गई। तो क्या है, ये भी भैया हमारा अलग अलग टेम्परेचर, क्वथनांक है, हिमांक है, द्रव्यमानांक है, अलग अलग कई सारे पद जो हमारे टेम्परेचर होते हैं। ठीक है। तो आज हमने इस पाठ के अंतर्गत जो पढ़ा, ऊष्मा, ताप, ऊष्मा तथा ताप में अंतर, ऊष्मा प्रवाह की विधियाँ, कौन कौन सी विधि बताई, चालन, समन्वयकरण, और ऊष्मा प्रवाह के आधार पदार्थ के प्रकार, चालक या सुचालक, कुचालक और ऊष्मा रोधी। मैं समझता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को परेशानी हो तो मुझसे फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इसका PDF क्वेश्चन आंसर जो PDF के माध्यम से आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।